Hello and welcome to Blade Learner. I am Sudhanshu and in this lesson we are going to learn about Sikh Empire. सबसे पहले देखेंगे कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, देन उसके पीछे की जो कहानी है उसको हम देखेंगे स्टोरी के माध्यम से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will get notified whenever we upload the new video, and you can follow us on the Instagram too. The link is in the description below. So let's get started. Sikh Empire क्यों इम्पोर्टेंट था, फीचर्स क्या क्या हैं और हमें इनके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है. हमने अभी तक हैदराबाद देखा, बंगाल देखा, अवध देखा, मराठाओं को देखा, सबके बारे में पढ़ा. कुछ ताकतें थी, कुछ कमियां थी, दोनों को डिस्कस किया. अब हम सिख एम्पायर को देखेंगे. सो पहला फीचर क्या था, स्ट्रैटेजिक लोकेशन. अच्छा, सिख एम्पायर पढ़ने से पहले आपको ये 3 चीज़ जाननी पड़ेंगी कि सिखों का जो उद्भव होता है गुरु नानक के समय से, मिडावल एरा से. कुछ लोग इसे भक्ति आंदोलन से भी जोड़ते हैं, हालांकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट हम जब मिडावल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे. उसके बाद जब सिख औरंगज़ेब के आने के बाद इस पंथ को, इस ग्रुप को मिलिटराइज किया जाता है, मिलिट्री ट्रेनिंग करी जाती है, क्योंकि अब इनके सर्वाइवल के लिए इनको स्ट्रगल करना ज़रूरी हो गया था. हालात ऐसे थे. बहरहाल वो पॉलिटिक्स हम बाद में देखेंगे अगले लेसन्स में. इसमें हमारा मकसद कुछ और है, सिख एम्पायर के पीछे की कहानी, और शायद वो कहानी जो किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला फीचर क्या था, स्ट्रैटेजिक लोकेशन. एक बार मैप में लोकेशन देख लेते हैं सिख एम्पायर का. सो हेयर दिस इज़ द लोकेशन यू कैन सी, एंड ये लोकेशन है आपका 1839 में ही, उसी के आसपास रंजीत सिंह की डेथ होती है शेर पंजाब. एंड जब रंजीत सिंह की डेथ होती है तो वाहिद एक सिख एम्पायर ही बचा है इंडिया में जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक ऑब्स्टेकल बन सकता था. बाकी तब तक सारे मराठास के पावर ध्वस्त किए जा चुके हैं, मैसूर की सेना को हराया जा चुका है, निज़ाम तो सब्सिडी लाइन साइन कर ही चुके थे, बंगाल अपने कब्ज़े में है, मुग़लों का पतन हो गया है, और अवध तो कब का हमने उसको बफर स्टेट की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया था. तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे के पूरे सप्त सिंधु पर ब्रिटिशर्स का वर्चस्व बना हुआ है. और एक वाहिद सिख एम्पायर 1830s और 1820s के एरा में टक्कर देता है ब्रिटिशर्स को. और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिख एम्पायर का मैप अगर यहाँ होता, या यही सिख एम्पायर का मैप अगर यहाँ होता, तो हम इसके बारे में इतनी तफसील से न पढ़ रहे होते. होता क्या है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है आज भी, आज से 2000 साल पहले भी और आज से 2000 साल बाद भी, जो कि हमें हमारे सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है. और इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो मॉडर्न डे ऑफ इंडिया है उसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जैसा कि आप पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, वो तो है ही, वो तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बोन ऑफ कंटेंशन है, वहाँ पर हमको नज़र रखनी पड़ती है. आज से 2000 साल पहले भी या 2000 साल बाद भी जो चीज़ें हमें सब कॉन्टिनेंट बनाती है वो है हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर. तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, अफ़गानिस्तान से लेके नीचे श्रीलंका तक, और उधर पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक, तो ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, इस पर कभी भी अगर लैंड रूट के थ्रू आक्रमण हुए हैं तो वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हुए हैं, यानी कि पेशावर के थ्रू, हिंदू कुश माउंटेन के थ्रू. और आज के कॉन्टेक्स्ट में कहें, आज भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारे पास पाकिस्तान जैसा मैत्री नेबर है. सो सिख एम्पायर की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को आप देखें, ये बसा हुआ है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे. पेशावर आता है उसमें, खैबर पख्तूनख्वा का स्टेट, मॉडर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान का. कश्मीर आता है कुछ पार्ट, लाहौर, अमृतसर, पंजाब के आते थे इलाके, मुल्तान, ये सब आते. कुछ इलाका सिंध का भी था, हालांकि सिंध को अलग वहाँ के आमिर्स लोग रूल कर रहे थे, तो उनके बारे में हम अलग डिस्कशन करेंगे, वो अलग टॉपिक है. और ये बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन भी बना था सिंध, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. तो हम इसको आगे देखेंगे जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे. आज आप बस कहानी सुने. तो ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इनकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, ये ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि ये जो इलाका है ना, कोई भी एम्पायर या कोई भी सत्ता अगर इस भारतवर्ष को रूल करेगी तो उनको ये इलाका सिक्योर करना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंड रूट्स के थ्रू अगर कहीं से इन्वेजन होना पॉसिबल है तो यहाँ से होगा. आपको लग रहा हो कि और कहीं से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब इलाके थोड़े ज़्यादा दुर्गम हैं. और इधर से ही आप देखेंगे कि इतिहास में भी हुन और सक्का है, या इस्लामिक इन्वेजन हुआ वो भी यहीं से होता है. और एक और इन्वेजन के बारे में आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में. धैर्य रखिए और बढ़ते जाइए इस वीडियो के साथ साथ. सो इसकी लोकेशन आप देख सकते, इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. अगर ब्रिटिशर्स को पूरे भारतवर्ष पे कंट्रोल चाहिए तो दैट मीन्स दे नीडेड टू कंट्रोल ओवर दैट रीजन. उनको यहाँ पे कंट्रोल चाहिए था नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि यहीं से कोई अफ़गानी इन्वेडर आ सकता है, और यहीं से कोई रशियन इन्वेडर आएगा, या यहीं से कोई सेंट्रल एशियन इन्वेडर आएगा. लेकिन हम इस लेसन में इन तीनों में से किसी इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे नहीं. हम एक नए पर्सपेक्टिव को देखेंगे जो शायद बहुत कम लिखा गया है हमारी किताबों में. तो एक तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, सेकंड कॉम्पिटेंट लीडर. ये सिख एम्पायर की शुरुआत होती है 19वीं सदी के शुरुआत के साथ.
1801 के आसपास। और उस समय तक भारतवर्ष के जो मेजर लीडर्स थे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, बालाजी बाजीराव, महादजी सिंधिया, जय सिंह टू, सबकी डेथ हो गई है। और ब्रिटिशर्स के पास अब कोई अपोनेंट नहीं बचा लड़ने को सिवाय रणजीत सिंह के। और यही एक वाहिद लीडर थे जिन्होंने अपने कंट्रोल को बनाए रखा अपने प्रोविंस के ऊपर अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिस्टेंस एंड ऑल द मैन्यूवर्स कॉन्स्पिरेसी जो भी रची गई उसके खिलाफ बहुत दिनों तक उन्होंने बरकरार रखा अपनी डेथ तक। हालांकि उनकी डेथ के बाद वापस से ये एम्पायर डाइल्यूट हो जाता है और ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेते हैं, तो वो अलग हम हिस्ट्री आगे के लेसन्स में देखेंगे। पहली चीज़, स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतवर्ष पे अगर ब्रिटिशर्स को कंट्रोल चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, और वहाँ पे सिख एम्पायर रूल कर रही है तो उससे कनेक्शन तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद कॉम्पिटेंट लीडर, अकेले अब इकलौते एक वाहिद लीडर रणजीत सिंह ही बचे हैं जो ब्रिटिश लीडर कंपनी को टक्कर दे सकते हैं या उसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में ऑब्स्टेकल बन रहा है। लास्ट सर्वाइविंग पावर, थर्ड पॉइंट है लास्ट सर्वाइविंग पावर, जो उस समय मेजर शक्तियां थी भारतवर्ष की, या तो उन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया या उनको हरा दिया गया, मैसूर को हराया गया, मराठास को हराया गया, निज़ाम ने सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया, अवध ने सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया, तो बचे कौन? सिख बसते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने अभी तक अवध के बारे में पढ़ा है या हैदराबाद के बारे में पढ़ा, मराठाओं के बारे में पढ़ा, उनकी तो बाउंड्री इतनी बड़ी बड़ी होती थी, सिख एम्पायर की बाउंड्री इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ रहे थे तफसील से? तो ये आपको आगे पता चलेगा कि क्यों पढ़ा जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिख एम्पायर की जो शुरुआत है, फाउंडेशन है, वो तो लेट करी गई थी रणजीत सिंह के द्वारा, लेकिन इसके रूट्स कनेक्टेड हैं दो जगहों से। एक आज का पाकिस्तान जहाँ पे गुरु नानक देव का जन्म होता है, एंड दूसरा मेडिटेरेनियन। ये रहा मेडिटेरेनियन, वो मेडिटेरेनियन जो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है, वो मेडिटेरेनियन जिसने भारतवर्ष की झोली में अंधाधुंध बुलियंस भर के रखे थे। क्योंकि मेडिटेरेनियन जो है वो सेंटर हुआ करता था ट्रेड का, और हमारे भारतवर्ष से इंडियन ओशन के थ्रू, और नीचे आप देख सकते हैं ये जो चैनल है ये रेड सी है, तो रेड सी के थ्रू मेडिटेरेनियन से होते हुए रोमन एम्पायर तक हमारी सामग्री जाती थी, और उससे भी पहले जो एम्पायर रहे थे वहाँ तक। और हमारे पास बहुत भारी मात्रा में बुलियंस और सिल्वर्स गोल्ड्स आते थे। तो और वही मेडिटेरेनियन जहाँ पे आज फ्रांस और टर्की स्ट्रगल कर रहा है सुप्रीमेसी को लेके। तो मेडिटेरेनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा हम इंडियन ओशन को मानते हैं, इंडियन ओशन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से या एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मेडिटेरेनियन भी, हालांकि ओशन तो नहीं है लेकिन वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशूज़ हैं, तो उन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो मेडिटेरेनियन से कैसे जुड़ा हुआ है सिख एम्पायर का कनेक्शन, और क्या हो सकता है? सिख एम्पायर तो पेशावर तक रूल करती थी और नीचे यहाँ अमृतसर तक, यानी कि सतलज से झेलम तक उनकी बाउंड्रीज थी। तो क्या कनेक्ट, या तो ये तो बहुत दूर हो गया मेडिटेरेनियन, कनेक्शन क्या स्थापित हो सकता है? कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है। आपको कहानी बताते हैं। ये एरा हम आ गए हैं, अब 18वीं शताब्दी का अंत होगा, 19वीं शताब्दी में हम इंटर करने वाले हैं, और 18वीं शताब्दी के अंत तक मेजर घटनाएँ जो हुई हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडिया में हमने लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी एक अंपायर की स्थापना कर ही दी लास्ट में आके 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद, देन बक्सर एंड देन चार्टर एक्ट जो आता है उससे। और दूसरी चीज़ कि अब जो है यूरोप में सुप्रीमेसी के लिए संघर्ष हो रहा था इतने दिनों से फ्रांस के साथ, लेकिन फ्रांस में एक बहुत बड़ा बवाल आता है, और ये बवाल शायद दुनिया ने पहली बार देखा था। टाइमलाइन के थ्रू आई विल ट्राई टू शो यू कि क्या क्या हिस्ट्री रही थी, पिक्चराइज करने की कोशिश करें जो भी बातें आपके दिमाग तक पहुँच रही है। फ्रांस का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है यूरोप की हिस्ट्री में। आप देखेंगे जब रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, एंड हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियोस लाई जाएँ जल्दी से जल्दी। तो उसके बाद फ्यूडलिज्म आ जाता है यूरोप में, एंड देन आप देखेंगे कि उस फ्यूडलिज्म में जो फ्रांस था उसका प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और फ्रांस का प्रभुत्व इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि फ्रांस को डायरेक्ट एक्सेस था मेडिटेरेनियन का, इटली के जैसे या स्पेन के जैसे। तो इटली में आप देख सकते हैं कि इटली बहुत दिनों तक एक, आप देखेंगे जब से रेनेसा आता है, रेनेसा की भी शुरुआत इटली से होती है, और जो सी एक्सप्लोरेशन है ना, जिससे कि वास्को डी गामा भारत आया या कोलंबस अमेरिका जाता है, तो इस सब के रूट्स भी इटली से कनेक्टेड है। क्योंकि इटली के मार्केट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एटीट्यूड के थे, उनकी जो एपेटाइट थी रिस्क टेकिंग की बहुत ज़्यादा थी, तो वो मेडिटेरेनियन के थ्रू, रेड सी के थ्रू वो चैनल वैनल बना के पूरा आते थे और ट्रेड करते थे। और इसीलिए इटली में दो शहर आप देखेंगे, वेनिस और मिलान, ये मिडाल कॉन्टेक्स्ट में या अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस और फ्लरिस्ट सिटी माने गए हैं, बहुत ज़्यादा धनाढ्य सिटी। तो ऐसा होता है। और फ्रांस में पहली बार लोगों ने देखा कि इतने बड़े पैमाने पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद किसी डेमोक्रेसी की अवधारणा ली गई थी, मतलब किसी डेमोक्रेसी को इन्वेसाइज किया गया था कि यहाँ पे हम डेमोक्रेसी बनाएंगे और डायरेक्टरी का रूल स्थापित होता है इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनर। वो हम आगे देखेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट सबकी बनाई जाएंगी, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी आप हिस्ट्री में कहानी बस सुने। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ और इसके पीछे बड़ी कहानी है, तो जनता जैसे त्रस्त हो गई थी, बस्टाइल के किला को गिराया जाता है,
एंड 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड पॉलिटी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आज जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसकी तो परिकल्पना ही यहाँ से करी गई थी। तो डेमोक्रेसी का स्वरूप पहली बार लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर देखा। हालांकि ये पहली बार डेमोक्रेसी नहीं आई थी किसी भी सरजमी पे, इससे पहले भी आई थी, लेकिन इस इतने बड़े पैमाने पर और फ्रांस जैसा देश, तो सबको लगा कि अब जो है हमारा थॉट प्रोसेस बदलेगा एंड अब कुछ नई चीज़ें हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में। और वो होता है 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, डायरेक्टरी का शासन आता है और एक लड़का जो कि एरिस्टोक्रेसी से आता था, लैंड एरिस्टोक्रेसी 52 से, और वो लड़का आर्मी में इंडक्ट होता है और धीरे धीरे विथ हिज एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन और वैलर, जो भी आप कहें, बड़े रैंक्स तक पहुंचता है। तो वो लड़का आगे चल के वन ऑफ द फेवरेट पर्सन बन जाता है डायरेक्टरी का, और वो लड़का आगे चल के फिर से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को लागू करने वाला था। मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ गए एंड देन वही लड़का जो कि लैंड एरिस्टोक्रेसी का था आर्मी में आता है, प्रमोट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेडिशन करता है, डायरेक्टरी का फेमस हो गया और एंड आगे चल के देखेंगे यूरोपियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल भी करता है एंड यूरोप में और फ्रांस में स्पेशली देखेंगे फ्रांस के जितने भी एलाय थे और बहुत भारी मात्रा में उसके एलाय थे, बहुत भारी मात्रा में उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था। और फ्रांस में जहाँ तक कि लोगों को लग रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर पहली बार डेमोक्रेसी हमने देखा है, कुछ ही दिनों में फिर से वहाँ मोनार्की सिस्टम लागू होने वाली थी। और इसी लड़के को इतिहास में नेपोलियन बोनापार्टे के नाम से जाना जाता है। तो यही नेपोलियन बोनापार्टे लेट 18th सेंचुरी में लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल बन गया था। नाक में दम कर रखा था ब्रिटिशर्स के। इन्होंने क्या करते थे नेपोलियन खास क्यों है? नेपोलियन खास इसलिए है ना केवल क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बताएंगे कैसे। ये जो मेडिटेरेनियन है वहाँ पे जब धीरे धीरे जब डायरेक्टरी का शासन स्थापित होता है और नेपोलियन अपने आप को प्रूव करते हैं तो बहुत हायर मिलिट्री रैंक तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो एक मेडिटेरेनियन कैंपेन लॉन्च करते हैं क्योंकि सबको पता था कि ब्रिटिशर्स के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ाई करी बंगाल के पैसे से, मैसूर को हराया बंगाल के पैसे से, मराठास को हराते हैं बंगाल के पैसे से, और यूरोप में जो 7 ईयर वॉर चल रहा था वो हराते हैं बंगाल के पैसे से। और आगे जो इतने लड़ाई कर लड़ेंगे नेपोलियनिक वॉर्स होगा या अफगानों के साथ लड़ाई करेंगे वो भी बंगाल के पैसे से। तो ये जो बंगाल का पैसा है ना, ये अगर ब्रिटेन पहुँचे ही ना तो क्या हो जाए। नेपोलियन ने कहा कि हम बंगाल का पैसा ब्रिटेन पहुंचने ही नहीं देंगे। आता किधर से है? मेडिटेरेनियन से आता है, मेडिटेरेनियन से आता है। और मेडिटेरेनियन से जो आता है तो हम क्या करते हैं, मेडिटेरेनियन में अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करते हैं और मेडिटेरेनियन कैंपेन लॉन्च किया। ब्रिटिश नेवी उस समय सबसे सुपीरियर नेवी मानी जाती थी, किसी में साहस नहीं थी कि उस नेवी को हराया जा सके। तो फ्रांस अटैक करता है, नेवल अटैक लॉन्च करता है और नाइल के पास एक बैटल होती है, बैटल ऑफ नाइल। 1798 वो टाइम है जब मेडिटेरेनियन कैंपेन लॉन्च हुआ नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा। और नेपोलियन बोनापार्टे डायरेक्टरी के वन ऑफ द फेवरेट पर्सन है। डायरेक्टरी मीन्स मोनार्की हटाई गई 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल बना जिनको डायरेक्टरी कहा गया, वो लोग रूल करते थे फ्रांस को। उन लोगों ने कहा कि आगे हम चल के डेमोक्रेसी का मार्ग प्रशस्त करेंगे और पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा फ्रेमवर्क जो होगा हमारे गवर्नेंस का, उसको हम आगे लेके आएंगे। तो ये डायरेक्टरी के वन ऑफ द फेमस फेवरेट पर्सन है नेपोलियन एक्सपेडिशन लॉन्च करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी का फुल सपोर्ट था नेपोलियन को। नेपोलियन मेडिटेरेनियन में कैंपेन लॉन्च करते हैं, बैटल ऑफ नाइल होता है 1798 में। और नाइल का तो भाई इतना इंपॉर्टेंट स्थान है इजिप्ट की हिस्ट्री में या अफ्रीकन हिस्ट्री में कि ऐसा अगर एक सिनोनिम और एक वर्ड के हिसाब से अगर कहा जाए तो इजिप्ट और नाइल सिनोनिम है। बिना नाइल के कोई इजिप्ट नहीं है, न था न कभी होगा, ठीक है, ऐसा आप समझे। तो मेडिटेरेनियन में कैंपेन लॉन्च हुआ, बैटल ऑफ नाइल होता है, नेवल फोर्सेस लड़ाई करती हैं फ्रांस की और ब्रिटिशर्स की। और वहाँ पे ब्रिटिशर्स भारी मात्रा में ओवरटेक करते हैं और फ्रेंच आर्मी को क्रश कर देते हैं। बहुत बुरी डिफीट हुई, नेपोलियन के सारे हौसले पस्त हो गए। लेकिन बैटल ऑफ नाइल में हार हुई, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई। ये बात तो तय हो गया था कि फ्रांस की जो नेवल फोर्सेस है वो ब्रिटिशर्स के सामने कमज़ोर है, तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हालांकि इन द टर्म्स ऑफ आर्मी दे आर फिनोमिनल, आर्मी के टर्म्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन नेवल फोर्सेस ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली उतनी बढ़िया नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। एंड 1798 वो टाइम था जब बैटल ऑफ नाइल होता है। और कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे नेपोलियन तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद नेपोलियन के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से नेपोलियनिक वॉर्स की शुरुआत होती है 1803 में, 1803 में। ये नेपोलियनिक वॉर इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखें, अच्छा इसका कॉन्टेक्स्ट अभी हम इंडिया की हिस्ट्री से बताएंगे। नेपोलियन का सबसे पहला आप देखें इंडिया की हिस्ट्री में अगर कहीं उनकी एविडेंस मिलती है तो वो टीपू सुल्तान के साथ मिलती है, क्योंकि टीपू सुल्तान के फ्रेंच बहुत बढ़िया एलाय थे और नेपोलियन के साथ उनका संबंध बहुत बढ़िया था। दोनों जगह एनवॉय डिप्लॉय कर रखे थे उन्होंने,
पत्र व्यवहार होता था। और ना केवल टीपू सुल्तान से, बाकी नेपोलियन और कुछ इरादा भी कर रहे थे। टीपू सुल्तान के थ्रू तो वो चाह रहे थे कि भाई मेडिटेरेनियन के थ्रू, रेड सी के थ्रू हम टीपू सुल्तान को हेल्प पहुंचाएंगे ताकि वो ब्रिटिशर से लड़ाई करे और वहाँ पे जो है फ्रेंच की जो एलाई सत्ता है वो वहाँ पे बरकरार हो जाए। मतलब जो स्ट्रगल कर रही थी ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट मैसूर, वो तो फ्रेंच के लाए थे ना, तो वो चाह रहे थे कि हम यहाँ से मैसूर को मदद पहुँचाए थ्रू मेडिटेरेनियन पे कैप्चर करके, एंड देन आगे रेड सी के थ्रू उनको भारी मात्रा में रीइंफोर्समेंट दे और भी एम्यूनिशन की सप्लाई करें। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। लेकिन मैसूर के टीपू सुल्तान की जब डेथ हो गई तो मैसूर तो पूरा का पूरा डाइल्यूट हो गया, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया गया। लेकिन नेपोलियन, वही तो कहा गया ना, नेपोलियन को सीरीज में रखा गया है। अलेक्जेंडर के, जूलियस सीजर के, ग्लैडिएटर के, एकिलीज के, ये सब यूरोपियन हिस्ट्री के हीरोज़ हैं। तो कहा क्या गया कि नेपोलियन के हौसले पस्त नहीं होते थे। तो नेपोलियन ने कहा कि छोड़ो, नेवल फोर्सेस में हम वीक हैं लेकिन आर्मी तो हमारी तगड़ी है ना। लैंड रूट से इंडिया पे अटैक करते हैं, इंडिया पे नहीं ब्रिटिश इंडिया पे अटैक करते हैं, क्योंकि इंडिया तब तक पूरा का पूरा ब्रिटिश कॉलोनी बन ही चुका है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, दीवानी राइट्स हमें मिल गए हैं और रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट भी आ चुका है, लैंड सेटलमेंट भी होने लग गए हैं। तो अब देखिए कि इंडिया पूरी की पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है एज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश अम्पायर। तो नेपोलियन ने कहा कि हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। और दूसरा रास्ता कहाँ से ढूंढेंगे? अगेन चलना पड़ेगा सिख अम्पायर के मैप के ऊपर। ये जो सिख अम्पायर है, अच्छा मेडिटेरेनियन का आपने लोकेशन देखा तो ये मेडिटेरेनियन है, एंड उसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे टर्की और ग्रीस को बाइफरगेट करते हुए एजियन सी, और यही एजियन सी के थ्रू महमूद द कनकरर उतरता है, कॉन्स्टेंटिनोपॉल की सिटी जीती जाती है। यहाँ ब्लैक सी है और इसके इस तरफ जब जाएंगे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो कैस्पियन सी पड़ेगा जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ता है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इलाके हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सी है। तो इनको आपको पढ़ना ज़रूरी, इनकी जानकारी ज़रूरी, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी इशूज़ में भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। तो सिख अम्पायर की बात कर रहा था। तो नेपोलियन क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखें कि ये फ्रांस है, इसके ऊपर जाएंगे तो पोलैंड हंगरी के थ्रू मॉस्को रसिया होते हुए नीचे सेंट्रल एशिया से हम कहाँ उतर सकते हैं, अफगानिस्तान आ सकते हैं, एंड अफगानिस्तान से हम क्या करेंगे, पेशावर के थ्रू ब्रिटिश इंडिया को अटैक करेंगे, सिंध के थ्रू ब्रिटिश इंडिया को अटैक करेंगे। ये प्लान रखा गया। इसके तहत जब नेपोलियन वॉर की शुरुआत होती है 1803 में, जहाँ पे फ्रेंच अलाइज एक तरफ लड़ रही हैं और ब्रिटिश अलाई एक तरफ लड़ रही हैं, और यहाँ पे नेपोलियन वॉर के साथ आपको एक चीज़ और जाननी पड़ेगी, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। हालांकि ये चीज़ आगे आपको बताएंगे हम जब मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, नेपोलियन ने एसेस कर लिया कि सारा का सारा पैसा ट्रेड के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर में जा रहा है। तो इस ट्रेड को ब्लॉक कर देते हैं। कहते हैं कि जो भी हमारे एलाइज हैं, जिनको भी हमने सब्जुगेट कर रखा है, जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो सब ब्लॉकेड करेंगे ब्रिटिश एम्बार्गो का, ब्रिटिश शिप्स अपने इलाके से गुजरने ही नहीं देंगे। तो क्या हुआ, बहुत भारी मात्रा में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मर्केंट्स थे, उनको परेशानी हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान भी सहना पड़ा इन द मॉनेटरी टर्म्स। तो ये एक तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था एक रीज़न, और दूसरा रीज़न क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें कि और सारे जिसने कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, और एक और चीज़ चूँकि उस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं तो आपको बताना ज़रूरी हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली क्यों ख़त्म कर दी जाती है 1813 में आके, कि इंडिया में आप अकेले ट्रेड नहीं कर पाएंगे अब, और भी मार्केट फोर्सेज आर वेलकम देयर। तो एक तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था कि नेपोलियन ने ब्लॉकेट्स लगा दिए, और ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम की शुरुआत नेपोलियन वॉर्स के बाद ही हो जाती है। आप देखेंगे कि 1803 में नेपोलियन वॉर की शुरुआत हुई है और 1806 के आसपास कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन बोनापार्टे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो भारी मात्रा में नुकसान होने लगा व्यापारियों को। तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ यूरोप में तो ट्रेड कर नहीं सकते, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लग गया, तो हमें ट्रेड कहाँ करना है, इंडिया में करना है। इंडिया में ट्रेड करने के लिए वहाँ तो मोनोपोली ग्रांटेड है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हम क्या करते हैं, सरकार पे दबाव लगाते हैं। एक रीज़न कॉन्टिनेंटल सिस्टम था, दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसी के चलते इतना बड़ा जो मर्केंट कम्युनिटी उभर के आई थी, इतनी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी उभर के आई थी, वो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते ही आई थी ना। तो उन्होंने जोर डालना शुरू किया ब्रिटिश पार्लियामेंट पे कि हमें भी इजाज़त दे कि हम भी जाके इंडिया में और इंडीज़ के इलाके में ट्रेड कर सकें, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रिविलेज क्यों मिलेगी। और इससे भी पहले, ये सब तो हम आपको अर्ली 19th सेंचुरी का बता रहे हैं, उससे पहले 1776 में एक चीज़ होती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि एडम स्मिथ थ्योरी प्रपोज करते हैं लेज़र्स फेरी की, जिसमें कि आप कहते हैं कि किसी भी कंपनी को मोनोपोली की बात, किसी भी कंपनी को मोनोपोली ग्रांट नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर सफ़र करता है, क्योंकि उसके पास वैरायटी नहीं है और उसको हो सकता है कि ज़्यादा प्राइस भी देना पड़े, क्योंकि प्रोड्यूसर अवेलेबल है मार्केट में, वो एक ही है। तो क्वालिटी में भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और प्राइस में भी। तो इन्होंने क्या करा कि सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए ट्रेड में, यानी कि सरकार किसी को मोनोपोली नहीं दे सकती, चार्टर नहीं दे सकती। तो क्या करे, सरकार पूरी की पूरी तरह मार्केट फोर्सेस पे रिलाई करे, थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई पे बिलीव करे। तो उससे क्या होगा, इसके लिए हमें सारी फोर्सेस को खुला छोड़ना पड़ेगा। ऑल द पार्टीज आर वेलकम टू ट्रेड।
ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर वेलकम टू ट्रेड। तो इसके लिए हमें जो इकोनॉमी है उसको खुला छोड़ना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें, एक तो एडम स्मिथ ने जो वकालत करी लेजर फेडी की, फ्री मार्केट फोर्सेस की। दूसरी चीज़ कॉन्टेनर सिस्टम, जिसने कि वहाँ के जो यूरोपियन मर्केंट्स थे, स्पेशली ब्रिटिश मर्केंट्स या ब्रिटिश एलाई के मर्केंट्स, जो भी ब्रिटिश एलाई के साथ लड़ रहे थे डिपोलिक वॉर्स में, तो उनको नुकसान होने लगा यूरोपियन ट्रेड में। तो वो क्या कहते हैं कि हमें इंडिया जाने की इजाज़त दी जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ मोनोपोली आपने दे रखी है उसको आप एंड करो। और तीसरी चीज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिससे कि भारी मात्रा में इंडस्ट्रियलिस्ट उभर के आए थे, मर्केंट कम्युनिटी उभर के आई थी। तो इन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया करा। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली है वो 1813 के चार्टर एक्ट में बंद कर दी जाती है, वापस ले ली जाती है। तो ये नेपोलियन का कॉन्टेक्स्ट था। आप देख सकते हैं कि नेपोलियन कितना कुछ कंट्रीब्यूट करता है इंडियन हिस्ट्री में। दूसरी चीज़, नेपोलियन का जो प्लान था, नेपोलियनिक वॉर्स की शुरुआत होती है, नेपोलियन को लग गया कि भाई नेवल फोर्सेस हमारी वीक है ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में, हम क्या करेंगे, लैंड रूट के थ्रू रसिया से होते हुए, पोलैंड, हंगरी, रसिया होते हुए नीचे सेंट्रल एशिया से उतरेंगे अफगानिस्तान में, एंड उसके बाद पेशावर और सिंध के थ्रू इंडियन टेरिटरी में घुसेंगे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं उनको हटा के वहाँ से फारिग करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा, 1807 में एक ट्रीटी ऑफ तिलसिट भी करी जाती है। और ये नेपोलियन वॉर्स में बहुत सारे बैटल्स होते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू से इसका कल्मिनेशन होता है, इसकी खात्मा जो है बैटल ऑफ वाटरलू से होती है 1815 में। उससे पहले भी बहुत सारे बैटल्स हुए थे, बैटल ऑफ लिप्जिग होता है, बैटल ऑफ बोरोडिनो होता है, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज है, और लास्ट में इसका जो कल्मिनेशन है, इसका जो कंक्लूजन निकलता है बैटल ऑफ वाटरलू से, फ्रेंच आर्मी को हराया जाता है एंड नेपोलियन को कैप्टिव बना के रख दिया जाता है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान ट्रीटी ऑफ तिलसिट साइन करी गई। अलेक्जेंडर वन थे जार रसिया के, या एम्पेरर का है, जो भी का है, तो रसिया के अलेक्जेंडर वन थे, उनसे ट्रीटी साइन करी जाती है, ट्रीटी ऑफ तिलसिट, जिसमें ये कहा गया कि आज से आप हमारे एलाई हुए, और आपको एलाई इसलिए बनाया गया है ताकि आप हमें एक्सेस देंगे सेंट्रल एशिया का, क्योंकि यहाँ से जो फ्रांस की सेना ऊपर जाएगी तो वो तो मॉस्को के थ्रू ही सेंट्रल एशिया जा सकती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑटोमन्स है, यहाँ पे तो कोई एक्सेस मिलेगा नहीं इनको। तो ऊपर से पोलैंड, हंगरी होते हुए मॉस्को में घुसेंगे और नीचे सेंट्रल एशिया उतरेंगे, एंड देन आप वहाँ से देखेंगे कि अफगानिस्तान का रास्ता है, और उधर होके पेशावर आएंगे। और पेशावर कहाँ पड़ता है? सिख एम्पायर में पड़ता है। तो अगर ब्रिटिशर्स ने नेवल फोर्सेज में तो कंटेन कर लिया, नेवल लड़ाई खत्म हो गई बैटल ऑफ नाइल के बाद ही, वो तो पता चल गया कि फ्रांस जो है कभी भी नेवल रास्ते से आ नहीं सकते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश नेवी जो थी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। तो अब जो यहाँ लैंड रूट से खतरा था अलेक्जेंडर वन के साथ जब ट्रीटी ऑफ तिलसिट करी गई, तो ये खतरा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई रसिया के साथ तो पूरा एक्सेस मिल जाएगा सेंट्रल एशिया का, और सेंट्रल एशिया तो पूरा का पूरा डिस्टेबलाइज है, तो वहाँ से तो सीधे अफगानिस्तान में घुसा जा सकता है। देन रेस्ट वुड बी द हिस्ट्री। उसके बाद तो भाई पूरी की पूरी तबाही मचा देंगे ये लोग। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ये इलाका सिक्योर करना, और इस इलाके में तभी रूल कौन कर रहा है? सिख एम्पायर। इसको हम एनेक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ का एम्पायर है वो कॉम्पिटेंट है, रंजीत सिंह बहुत कॉम्पिटेंट है। इसके साथ हम अनस्क्रूपलस मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते, कोई बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एम्पायर है वो चालाक भी है, और इसको हमें सिक्योर भी करना है। बहुत दिनों तक नज़र लगा के रखते हैं ब्रिटिशर्स कि कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकले, और लास्ट में हालांकि बैटल ऑफ वाटरलू के बाद तो ख़त्म ही हो गया नेपोलियन वॉर्स। उससे पहले उसके बाद आप देखेंगे कि एक ट्रीटी भी करी जाएगी, ट्रीटी में सिंध के रूलर्स के बीच में, रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। वो बेसिकली इसलिए करी गई थी कि नेपोलियन जैसा कोई आदमी अगर दूसरी बार कोशिश करेगा, तो हालांकि ये तो कोशिश पूरी नहीं हो पाई कि अलेक्जेंडर फर्स्ट की हेल्प से अफगानिस्तान होते हुए इंडिया इंटर करा जा सकता था फ्रेंच आर्मी का। तो ये इमेजिनेशन रियलिटी में नहीं बदल सकी, और भी एलिमेंट्स ने पहले रास्ता रोक लिया, और नेपोलियन की डिफीट हो जाती है बैटल ऑफ वाटरलू में। तो उसके बाद नेपोलियन की सारी सत्ता और सारी शक्तियों का नाश हो गया। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो हालांकि नेपोलियनिक डेंजर का खतरा तो टल गया तभी के लिए, लेकिन ये खतरा फिर से आ सकता था। क्या पता कि कोई नेपोलियन अगली बार फिर से अटैक करे, क्या पता था, किसको पता था? और नेपोलियन भी आएंगे, ये किसको पता था कि इतने बड़े जो रिवॉल्यूशन करी है डेमोक्रेसी को लाने के लिए, उसको फिर ठीक 10 साल बाद कोई आदमी फिर से मोनार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देगा? ये किसने सोचा था? और वो भी फ्रांस जैसा देश, यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एंड अगर धन के माध्यम से कहो तो सबसे ज़्यादा धनाढ़ देश। तो ये तो किसी के लिए कंसीवेबल ही नहीं था। आप फ्यूचर को तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया कि हमें ये इलाका सिक्योर करना है। रंजीत सिंह के साथ बाद में ट्रिपार्टाइट ट्रीटी भी करी जाती है। सो आप देखेंगे कि सिखों का ये इंपॉर्टेंस था। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर सिख एम्पायर ने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया तो ब्रिटिशर्स ऐसे ही धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उस समय पूरी की पूरी सिचुएशन पैनिक हो गई थी। क्योंकि अगर फ्रांस सेना अफगानिस्तान के थ्रू पेशावर घुस जाती तो ब्रिटिशर्स का यहाँ से एबॉलिश होना लिखा हुआ था, यहाँ से इरेडिकेट करना, यहाँ से इवैक्यूएट करना वो लिखा हुआ था। उनको यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ता, क्योंकि इतनी तगड़ी फ्रेंच आर्मी थी। और जब हम ये नेपोलियन वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको वो मैप भी दिखाऊंगा जो कि फ्रांस और उसके एलाइज का मैप था। तो बहुत भारी भरकम यूरोप और एशिया का जो इलाका था वो फ्रेंच एलाइज का था। तो कितनी बड़ी फोर्सेस रही होंगी उनकी, तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये कंडीशन थी, और इसीलिए सिख एम्पायर को पढ़ना ज़रूरी है। पहली चीज़ स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और लोकेशन के साथ कुछ इवेंट्स कैसे कनेक्टेड है। मेडिटेरेनियन कैंपेन 1798 का, बैटल ऑफ नाइल, ट्रीटी ऑफ तिलसिट
नेपोलियनिक वॉर्स। तो ये सब सिलसिला हमने इस सेशन में पढ़ा। होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपको पहले ये नहीं पता कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है तो कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सिख एम्पायर के बारे में पढ़ के करेंगे क्या, क्योंकि बहुत कम दिनों तक रहती है, 39-40 साल तक ये एम्पायर फंक्शन करती है और उसके बाद ब्रिटिशर्स से एनेक्स कर लेते हैं, क्योंकि रणजीत सिंह के जो आगे सक्सेसर थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, वीक थे और भारी मात्रा में आगे चल के फिर एनार्की की सिचुएशन भी आती है, क्योस भी हो जाते हैं एम्पायर में। तो ये एक स्कोप देता है और डलहौजी तो बैठे ही हैं उधर एनेक्स करने के लिए सब कुछ, तो वो आके इधर आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और एनेक्स करके सिख एम्पायर को ले जाते हैं। तो इसी 40 साल की हिस्ट्री में सिख एम्पायर ने बहुत सारे इवेंट्स को होते देखा। शायद अगर 1-2 इवेंट्स उसमें से मुकम्मल हो जाते तो आप खुद सोचिए कि बैटल ऑफ नाइल में अगर फ्रेंच नेवी की वहाँ पे हार ना हुई होती तो क्या हुआ होता। रेड सी के थ्रू सीधे फ्रेंच नेवी घुस जाती इंडियन टेरिटरी में और वहाँ पे फिर नाश कर देती पूरी ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, उनकी फैक्ट्रीज़ को। या अलेक्जेंडर के साथ जो प्लान बनाया गया था, यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं, मैसेडोनिया वाले नहीं, ये रसिया वाले अलेक्जेंडर वन। तो या अलेक्जेंडर वन के साथ जो प्लान रखा गया था ट्रीटी ऑफ तिलसिट नेपोलियन और अलेक्जेंडर का, और यही नेपोलियन और अलेक्जेंडर का जो ट्रीटी ऑफ तिलसिट है, आप कई जगह देखेंगे कि इसको किसके साथ भी दिया जाता है कि ये ट्रीटी साइन करते वक्त दोनों ने किस भी किया था। तो नेपोलियनिक किस के नाम से भी ये फेमस है, नेपोलियन अलेक्जेंडर किस के नाम से ये ट्रीटी। तो ये जो ट्रीटी है और इसके तहत जो प्लान हमने रखा था, नेपोलियन ने रखा था, तो वो अगर सक्सेसफुल हो जाता तो क्या होता ब्रिटिश एम्पायर का, क्या होता इंडियन हिस्ट्री का। तो आप सोचें कि इंडियन हिस्ट्री के तार केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े नहीं है, बाहर से भी जुड़े हैं और वहाँ से जुड़े जहाँ की आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका से भी जुड़े हैं, हम आगे देखेंगे। तो लेट्स कल्मिनेट दिस सेशन। And if you have liked this video, then please press the like button and आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। And please make sure to press the bell icon so that you will get notified whenever I upload a new video. And you can follow us on the Instagram too. Thank you for watching. Have a great day. Stay blessed.